राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य का एक बहुत ही अच्छा, रोचक और प्रेरणास्पद टॉपिक तौलिए एकांकी। एकांकी को जब हम पढ़ेंगे तो यह एकांकी आपके जीवन में बहुत अधिक सार्थक भी है। यानी हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित ये एकांकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकांकी को आप ध्यानमग्न होकर के अवश्य सुनिएगा। इस एकांकी के माध्यम से आप अपने जीवन के तौर तरीके अर्थात वर्तमान जीवन में हमारे जीवन में जो विसंगतियां देखने को मिलती है, उन विसंगतियों के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उन विसंगतियों को क्या ये वास्तव में जो हम दिखावा करते हैं वास्तव में क्या सही है या हमें हमारी प्राचीन पद्धति के आधार पर चलना चाहिए, इन सब के लिए ये जो एकांकी है तौलिए, एक इसका नाम ही तौलिए, यानी तौलिए आप जानते ही हैं जिसको टॉवल अपन कहते हैं, नहाने धोने के, हाथ साफ करने के जो तौलिए होते हैं, उनके आधार पर इस एकांकी का नाम क्यों रखा है। तो इसके पीछे कोई न कोई अवश्य बहुत बड़ा कारण है और ये हर एक समाज में, हर एक वर्तमान समय की जो वर्तमान पीढ़ी है इसमें देखने को मिलता है। तो इस एकांकी के माध्यम से आप सभी देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अपना जीवन जो है वो किस प्रकार जीना चाहिए। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश कंपलसरी और राजनीति विज्ञान, इनसे संबंधित पाठ जो है वो डेली अपलोड होते रहते हैं। और परीक्षा के लिए जो मुख्य प्रश्न है, परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न मुख्य हैं, वो भी इसमें अपलोड होते रहते हैं। तो आपके लिए बहुत अधिक प्रयास के माध्यम से उपस्थित हूं और आपको समर्पित करने का प्रयास करता हूं। आज हम इसमें पढ़ेंगे एक तो लेखक जो उपेंद्रनाथ अश्क है, इसका परिचय जो 4 अंकों का आपके आता ही है। एकांकी का केंद्रीय भाव, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकांकी है, इस एकांकी को थोड़े से शब्दों में हमें यदि लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो वो इसका केंद्रीय भाव भी पढ़ेंगे। पाठ के बीच में अगर कोई लाइन है और उसका प्रश्न बनता है तो वो भी हम जरूर देखेंगे। बहुत सारे पाठ ऐसे होते हैं जिनमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और 40% जो क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में वो पाठ के बीच में से ही आते हैं। तो आप पाठ को पूरा ध्यान से देखिएगा। परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो अंत में आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे कि आपके ये कौन कौन से प्रश्न है वो मुख्य बनते हैं। तो आइए अपन चलते हैं उस एकांकी पर। देखिए अध्याय 15 और उपेंद्रनाथ अश्क की लिखी हुई ये एकांकी तौलिए। अब देखिए इसमें इसका माहौल क्या है, अर्थात वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, इसके बारे में देख लीजिएगा कि उर्दू में लेखन, इनका परिचय। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्रनाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। आगे भी आपके ये प्रश्न आ सकता है, जीवन में आप कहीं हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि किसकी प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। उपेंद्रनाथ अश्क ने प्रेमचंद की। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ, क्योंकि देखिए 1910 से 1996 तक, यानी 1910 से लेकर 1996 तक हैं और इनका जो काव्य है वो लगभग 1935 के आसपास इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो कहने का अर्थ ये है कि उस समय अपने देश में जो आंदोलन चल रहा था देश को आजाद करने का, उसके संबंध में इन्होंने अपनी लेखनी से सभी को उद्बोधित किया है और प्रेरित भी किया है। उन्होंने काव्य, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना, अनुवाद, इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक और एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता अर्थात जो पुराने समय से चली आ रही है, जड़ता, जिसको हम अपना धर्म मानकर बैठे हैं और वो वास्तव हमारी मूर्खता है, आडंबर अर्थात दिखावा, उन पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों और अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। कहीं न कहीं कई बार हम क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो दिखावा करने से हमारे मन में जरूर ये बनता है कि वास्तव में हम दिखावा कर रहे हैं, ये हमारा आडंबर है। उपेंद्रनाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, कर्म राख, सितारों की खेल, ये एक उपन्यास है इनका, 70 श्रेष्ठ कहानियां,
जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, ये कहानी संग्रह है। लौटते लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर एक एकांकी नाटक है। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, ये एकांकी संग्रह है। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया, ये काव्य है। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, ये संस्मरण है, क्योंकि ये फिल्मी जीवन में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये आलोचना है। इसके संबंध में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। ये बहुत ही अच्छे लेखक, एकांकीकार, संस्मरणकार और नाटककार थे। अब इन्होंने जो एकांकी है, इस एकांकी में क्या है, इसका केंद्रीय भाव देखिए। केंद्रीय भाव क्या है? तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता, तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर और खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। आज हम बहुत कुछ इतना करते हैं कि हम कई चीजों को, वास्तविकता को छोड़ करके और बाह्य आडंबर दिखावा करते हुए हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें शिष्टाचार से रहना चाहिए, हमारी सभ्यता ऐसी होनी चाहिए, हमें कोई भी काम करने की तहजीब होनी चाहिए, मतलब उसमें काम करने का तरीका है वो हमारा सुंदर होना चाहिए। इनसे हमारे जो आडंबर है, उनका जो खोखलापन है, अर्थात वो वास्तविकता से कहीं बहुत कुछ दूर है, उनका अभिव्यक्त करने का इन्होंने प्रयास किया है। हमारा जीवन और हमारी शैली और इसमें जो कृत्रिमता आ गई है, इसमें दिखावटीपन पसरता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो आज के इस नए युग में दिखावटीपन में और कृत्रिमता से जीने का प्रयास करते हैं, जो बहुत ही गलत है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है, रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, रिश्तों में बहुत अधिक संकुचन आ रहा है, रिश्ते को रिश्ता नहीं मानते हैं और वे अपने आप को यानी बहुत अधिक एकाकी परिवार होते जा रहे हैं। स्वच्छता, सलीका, पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। यानी हम क्या है कि बात बात में हम सोचते हैं कि हम इस प्रकार रहें जिससे देखने वाले को ये लगे कि वास्तव में ये लोग बहुत अच्छा रहते हैं, इनके रहने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब दिखावे हैं। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। गर्माहट लुप्त इसलिए होती जा रही है, जैसे मान लो एक परिवार में 7 आदमी है या 3 आदमी है या 4 आदमी है, जो भी है, उनमें से कुछ आदमी जो है वो पुराने हैं और वो वास्तविकता में जीने वाले हैं। यदि हम उन्हें नएपन में लाने का प्रयास करते हैं, हाँ, नएपन में लाने का प्रयास, उनका दिल परिवर्तन करके और उनके मन को बदल करके यदि लाया जाता है, तो वो तो क्या होता है, उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन यदि हम उसे कंप्रेस करके, यदि हम उन्हें मान लो दबाव दे करके और ये कहें कि नहीं आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इससे क्या होता है, रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है, रिश्ते बिखरने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आदमी के मन में एक ग्रंथि बन जाती है कि कहीं न कहीं हम गलत हैं, अर्थात इनके साथ हमारा रहना अच्छा नहीं है। आजकल जो है वर्तमान में जो बेटे बेटियां बहुएं बहुत अधिक पढ़े लिखे होते हैं, उनके सास ससुर जो होते हैं वो मान लो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है, यानी हम ये सोचने लग जाए कि नहीं, इन बुढ़े बुढ़ियों को तो कुछ आता ही नहीं है, अर्थात इनको जीने का सलीका नहीं है, इनसे हमारी पेट खराब होती है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। यदि हम वृद्ध व्यक्तियों की, हमारे बुजुर्गों की यदि हम सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनके अनुसार यदि हम चलते हैं, तो ये मान लो कि हम जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मन के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, ये बात है, साफ सफाई, स्वच्छता और रहने का शिष्टाचार, संस्कृति, जो आधुनिक तरीके हैं, जो शिष्टाचार युक्त हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा भी है, लेकिन इसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि हम उन लोगों को बहुत अधिक पीछे छोड़ दें जो हमारे, अर्थात हमें आधार देने वाले हैं, हमारे आधार हैं, अर्थात उन्हीं के बल पर हम खड़े हैं। उन्हीं को यदि हम छोड़ देंगे तो इसका आशय ये होगा कि हम अपने रिश्तों को भूल रहे हैं, अर्थात हम आकाश की तरफ झांक रहे हैं, हमारे पैर जो है वो पृथ्वी पर नहीं है। आदमी को गगन छूना चाहिए, गगन छुओ, लेकिन हमारे पैर धरातल पे होने चाहिए।
धरातल से हम टच होकर के यदि हम आसमान छूते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में खुशी और आनंद मिलता है, वह अन्यतर दुर्लभ है। सरल शैली में जीवन जीना सभी के लिए सुलभ हो जाता है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं है। अगर हम बाहरी तड़क भड़क दिखाना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार रहना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, ये सब बातें यदि जैसे मान लो एक परिवार में जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें भाषा में भी प्रॉब्लम हो जाती है। मान लो एक घर में बहुत अधिक आधुनिक लैंग्वेज बोलता है और एक अपनी मदर टंग में मातृभाषा में बात करता है, तो हमें मदर टंग भी का भी सम्मान करना चाहिए और हमें जिस भाषा को अपना रहे हैं अर्थात जो भाषा हमें अच्छी लग रही है उसका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए, उनके बीच में समन्वय स्थापित करके फिर चलना चाहिए। अब हम देखते हैं ये एकांकी क्या है। देखिए इसमें पात्र कौन कौन से हैं। पात्र है एक तो वसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरो, और स्थान है एक नई दिल्ली का जो सजा हुआ स्थान है। पर्दा क्या होता है, वसंत के ड्राइंग रूम से उठता है। यानी जैसे हम देखते हैं नाटक में तो सबसे पहले जिसका घर है अर्थात वो बसंत का घर है, बसंत का ड्राइंग रूम है और वहां से इसकी शुरुआत होती है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, अर्थात मीडियम साइज है, बहुत नहीं है। बसंत एक 250 मासिक पाता है अर्थात 250 रुपए महीने की नौकरी करता है, पर नई दिल्ली के 250 अर्थात काफी ज्यादा है। लेकिन वे फार्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा हुआ है। दिल्ली में यदि कोई आदमी आज कितना ही कमाता है, उस समय दिल्ली की महंगाई को देखते हुए 250 कोई ज्यादा नहीं थे, इसलिए वो एक कंपनी का मैनेजर है तो उसके टेलीफोन लगा हुआ है, कमरा भी सजा हुआ है, दीवार के साथ एक मेज लगी हुई है। आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का रूम है। उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा हुआ है और सेज के इधर एक दरवाजा भी है जो अंदर कमरे में जाता है, अर्थात कमरे से सटा हुआ एक दरवाजा है। जैसे ये कमरा है, इस कमरे से सटा हुआ एक दरवाजा जो अंदर जाता है। और मेज के ऊपर के कोने में एक अंगीठी है जिसे आग जलाने के लिए, किंतु शायद आग इसमें जलती नहीं है क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। अंगीठी पर कपड़ा रखा हुआ है, दिखाने को रखी हुई है, उस पर सजावट की चीजें भी रखी हुई है, वैसी ही जैसे मध्यम वर्गीय घरों में होती है, लेकिन वो बिखरी हुई नहीं है, करीने से लगी हुई है अर्थात सही सजाई हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोने पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट है। नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा हुआ है, एक छोटी मेज है जिस पर एक, जैसे ये मेज है जिस पर एक रेडियो रखा हुआ है, जिसके मेजपोश की डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करती है, अर्थात अंगीठी का कपड़ा और उसका सेम मैच करता हुआ है। मधु की सुरुचि का पता देता है। इससे लगता है कि यहाँ की जो मालकिन है मधु, अर्थात मधु और ये वसंत के बीच में ही हो रहा है, तो इसका लगता है कि उसे क्या पसंद है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है जिससे मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने पड़ता है, अर्थात एक कैलेंडर है जिसमें वो बैठे बैठे देख सकता है कि आज कौन सी तारीख है और क्या तिथि है। कैलेंडर को एक नजर देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने की बात है। अंगीठी के बराबर एक दरवाजा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार एक साथ एक बेंत के कोच का सेट रखा हुआ है। बेंत है जिसमें जैसे कोच जो होते हैं उनका सेट रखा हुआ है। इसके आगे एक टीपाई पड़ी हुई है 3 पैरों वाली। सेट की गद्दियां सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। टीपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है, अर्थात तीनों चीजों का समान है। सामने दीवार की बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाजा है जो स्नानगृह को जाता है, तो इसका मतलब एक और दरवाजा है जो स्नानगृह की तरफ जाता है। और बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी हुई है। दूसरी एक दीवार और है जहां पर सजावट की सामग्री है जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। जिसमें इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हुए हैं, खूंटियां हैं और इन खूंटियों पर एक तौलिए टंगे हुए हैं। अलग अलग खूंटियां, अलग अलग तौलिए टंगे हुए हैं। मेज के दोनों ओर 2 कुर्सियां पड़ी हुई है। दाईं दीवार के इधर को एक दरवाजा जो बाहर को जाता है। पर्दा उठते समय हम
वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हुए हजामत करते हुए दाढ़ी बना रहा है। पर्दा उठता है तो उस समय एकांकी जथात ये नाटक शुरू होता है, तो उस समय क्या देखते हैं हम कि जो वसंत है वो हजामत बना रहा होता है। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु का प्रवेश होता। अब जैसे एकांकी की शुरुआत होती है, एकांकी की शुरुआत कैसे होती है, यानी अब ये इस प्रकार का रूम था, इस प्रकार के रूम में क्या है कि अब वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे हजामत बना करके तौलिए से वो क्या कर रहा है, अपना मुंह पोंछ रहा है। उसी समय मधु आती है और मधु आकर के क्या कहती है, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। अरे मैं कहती हूं आपको यानी आप यहां लाइन छोड़ दी, इसका मतलब मैं कहती हूं आप कुछ समझते ही नहीं, आपने अपना तौलिया नहीं उठाया। अब थोड़ा मुंह पहुंचते हुए वो रुक करके वसंत कहता है, अरे ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात वो क्या करता है, हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत अर्थात मैंने हजामत की है तो मैंने सोचा छोटे तौलिए से मुंह पूछ लूं। मधु और क्रोधित हो जाती है और कहती है, हजामत के तौलिए कैसे हैं? जरा आंख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन है, 20 तो धारियां पड़ी हुई है उनमें, और मदन के कितने सादे तौलिए हैं। अर्थात उसने कहा कि आपकी जो हजामत के लिए जो तौलिए बने हुए वो थोड़े अलग है और आप ये। वसंत कहता है, लेकिन रोएदार तो है, अर्थात जिससे मैं मुंह पहुंच सकता हूं। मधु और कहती है कि दोनों है जी। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूं इन दोनों में अंतर, अर्थात दोनों में विवाद बढ़ जाता है। एक तौलिया पहुंचने से, तौलिया हाथ में ले लेने से। वसंत निरुत्तर होकर कहता, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था, लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दिया। वो थोड़ा सॉरी मांग लेता है कि भाई ठीक है, अब बात को नहीं बढ़ाया जाए। मधु क्या करती है, तौलिया उठा करके, और उसने कहा, ये तो टंगा है सामने, फिर भी आपको दिखता नहीं है। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है, अर्थात मेरी चश्मा नहीं है। ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया अंधी है, अर्थात हमें दिखता नहीं है। और वो थोड़ा हंसता है। हंसता क्या है, यानी उसे बुरा तो लगता है, खिसिया नहीं हंसी, हंसने का मतलब है उसे बुरा लगता है, उसे ये लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात रखने के लिए। मधु कहती है, जी आपकी दुनिया जाने किस दुनिया में रहते हैं आप। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आप अच्छा कुछ करके दिखाते हैं। और मुंह फुला धम से कौच में फंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देख करके, यानी वो क्या करता है, वो द्राम से तौलिया रख करके और एक तरह से वो नाराज सी होकर के दूर चली जाती है। फिर वो स्वेटर बुनने लग जाती है। वसंत क्या करता है, हजामत का सामान रखता है और फिर अचानक देख करके वो क्या कहता है, वसंत कहता है कि अरे तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो क्या। उसने कहा कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। व्यंग्य से हंसकर कहती है, हालांकि वो नाराज है। वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूं जो ये भी नहीं पहचान सकता। वसंत क्या कहता है कि तुम ये जानती हो कि मैं इतना ही नहीं जानता। मधु क्या कहती है, मैं कब कहती हूँ। वसंत कहता है, सामने वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम में नहीं है। अर्थात तुम जब नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है, तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी ये जो रामरत भावनाएं और तुम्हारी आकृति प्रतिबिंबित हो जाती है। अर्थात जब तुम क्रोधित होती हो, उदास होती हो, तो तुम्हारा जो एक चेहरा है ये बता देता है कि तुम नाराज हो और तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है। पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा, अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने सब अपने पत्ते खोल दिए थे। अर्थात मैंने आपको जब पहले बता दिया था कि मैं ऐसा हूं, मेरी आदत यह है। अब मधु क्या करती है, उसी प्रकार व्यंग्य संस्कार में कब इनकार करती हूँ। वसंत कहता है, तुम्हारी ये हंसी कितनी विषैली है, अर्थात तुमने जो हंसा है ये इसमें जहर भरा हुआ है। इसी तरह तुम विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया, अर्थात तुम और अधिक कमजोर हो गई हो। फिर मधु कहती है, वसंत वो क्या करती है, चुप रह जाती है। और वसंत कहता है, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा समर्थक हूं। फिर मधु कहते, तो फिर इसमें डाउट क्या है, क्या संदेह है इसमें।
वसंत कहता है और मुझे गंदगी पसंद भी नहीं है। तब मधु हंसती है और हंसने से क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि हाँ देखिए इनको गंदगी पसंद नहीं है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण नहीं पा लेती, अर्थात आपने जो ये दिखावटी जो वातावरण पाल रखा है, इसके प्रकार का अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में जो आप पली हैं, और वो मुझे नजाकतें नहीं आती है। अर्थात जिस प्रकार तुम जो ये नजाकत करती हो, साफ रखने की का दिखावा करती हो, ये दिखावा मुझ में नहीं है। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और 6 भाई हम उससे काम में लेते थे। अब वो बताता है, फिर मधु अरिस्टोक्रेट कहते ही, अर्थात दिखावटीपन वाली बात कहते ही कहते हैं कि मेरा उपवास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों। वसंत क्या कहता है, 10 और किस तरह के होते हैं? नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, फिर तुम्हारे और मधु, अर्थात सब कुछ सभी का अलग अलग तो है, लेकिन मैं पूछती हूं इसमें दोष क्या है? मधु क्या कहती है कि फिर मैं ये पूछती हूँ कि इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों नहीं 10-10 तोले रखें? कल परमात्मा नहीं करे हम इस योग्य नहीं रहे तो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे से कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है? अर्थात जो एक के काम आने वाला तौलिया तो एक के ही काम आना चाहिए। उसने कहा कि मैं कहता हूं हम 6 भाई और एक ही तौलिए से बदन पहुंचते रहे। मधु, लेकिन बीमारी तो नहीं लगी? क्या बात, बीमारी नहीं लगी आपको? वसंत कहता है कि हम में से कोई किसी बीमारी का शिकार ही नहीं था। मधु कहती है पर चर्म रोग तो हो जाता है, अर्थात हर आदमी की चमड़ी तो एक सरिश। हाँ, यहाँ ये काफी बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ ये मधु जो है वो बहुत कुछ सही कह रही है। वसंत कहता है तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं है, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग इस तरह बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाला लाल कीटाणु कम हो जाते हैं, तब चूहा छेदनसा की बात जानती हो? कहता है कि रोग कब बढ़ता है? अंदर की शक्ति मजबूत नहीं होती है तो रोग बढ़ता है, अन्यथा रोग नहीं बढ़ता। जब हमारे शरीर में एंटीबायोटिक नहीं होते हैं, प्रतिरक्षा करने वाले जो कीटाणु जीवाणु नहीं होते हैं, तो फिर हमारे शरीर में रोग बढ़ जाता है। मधु कहती चूहा छेदनसा। फिर मदन कहता है शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा छेदनसा गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी और थेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग जोड़ का पानी पीते हैं। और डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोड़ का पानी मेला और चीकट था। ऐसी कोई बीमारी होगी जिसके अर्थात पानी पीने से न हो। अर्थात वो कहते हैं कि चूहा छेदनसा वाली कहानी, जिसमें बहुत विदेशों के थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई कुआं नहीं और ये जोहड़ का पानी पीते हैं, अर्थात तालाब का पानी पीते हैं। बहुत सारे जो अपने राजस्थान के बहुत सारे गांव हैं जहां पर तालाबों के पानी पिए जाते हैं। और चूहा छेदनसा के जाट हसपुश लंबे तगड़े, अर्थात बहुत अधिक बलिष्ठ थे। मधु, तो क्या आप चाहते हैं कि हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? वो कहती है कि इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें। वसंत मधु से कहता है, उसकी तरफ घूमता हुआ और कहता है कि तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी पर खेल सकती हो, अर्थात जोहड़ का पानी पीने की मजाक उड़ा सकती हो। फिर उसने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया, अर्थात उन्होंने खून चेक किया उसका, और मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले और कीटाणुओं से कहीं ज्यादा है। उसने देखा कि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है उस जाट के घर की रक्त की, वो बहुत ज्यादा थी, अर्थात उसे रोग छू भी नहीं सकता था।
तब उन्होंने वहां के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, अर्थात हम ये जो झूठा दिखावा करते हैं इनसे नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करनी होती है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। अर्थात कि जो आप ये कहते हैं कि बीमारी पकड़ लेगी, वो पकड़ लेगी, अगर शरीर में कुछ नहीं होगा, हमारे शरीर में यदि प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी तो बीमारी हमें कहीं से भी पकड़ लेगी। घर से नहीं, हम थोड़ा बाहर निकलेंगे तो बाहर से भी पकड़ लेगी। यदि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। मधु कहती है, मैंने चूहा छेदनसा की बात सुनी, मेले तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूं कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। और मामा जी कह रहे थे, मामा जी कह रहे थे। वसंत कहता है, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ दी, माना वो कोई विलायत से आए हो, अर्थात विदेश से आए हो। किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि वे कहते हैं वो वेद वाक्य हैं, अर्थात जो वो कहते हैं बस वही सही है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए, मैंने कहा भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत निपोर दिए, नकल उतार दे। उन्होंने कहा कि मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पहुंचता, उनके मामा, और वे अपने रुमाल से हाथ पहुंचने लगे। मैं पूछता हूं, अगर उस तौलिए से हाथ पहुंच लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिपट जाती, ये बताइए। मधु उसने कहा, अब बात आप बहुत अधिक बढ़ा रहे हो। उसने कहा, हाँ और क्या, तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहां गया था, रात भर वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे दफ्तर आना था, वो कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूं, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना लेता हूं। तब एक निकृष्ट रेजर लेकर आए और कहने लगे मैं अपने रेजर से किसी को दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, अर्थात मैं मेरा रेजर नहीं देता, आप इससे बना लीजिए। रेजर और ब्लेड काम में नहीं ली जाए, लेकिन रेजर तो ले सकते हैं। इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूंगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूंगा। तब उसने कहा कि मामा जी, कि हाँ। इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी। उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनने पर विवश कर दिया, किंतु मेरे हजामत बनने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टरलाइज करके लाओ, कि इसको स्टरलाइज करके लाओ, इसे धोकर के लाओ गर्म पानी से। मधु क्या कहती है, मैं कहती हूं आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की भांति होती है, अर्थात जिस प्रकार काव्य में हम सुंदर शब्दों का, कला में हम सुंदरता का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार स्वच्छता जो है वो भी इसी प्रकार सुंदर भावों से सजाई हुई होनी चाहिए, मधु कहती है। बसंत कहता है, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो? तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। आप सब लोग नफरत से देखते हैं, एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, शरीर से गंदगी से, जीवन से नफरत की। मधु चुप रहती है। बसंत, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं मुझे गंदगी से भी कोई घृणा नहीं। वो क्या करता है कि बहुत अधिक अग्रेसिव हो जाता है, बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, बात बढ़ जाती है, तो वो कहता है कि मुझे कोई, मैं चाहे गंदगी में रहता हूं तो मुझे रहने दो, मुझे कोई घृणा नहीं है। मधु हंसती, तो फिर कूड़ों के ढेर पर बैठ जाइए। मधु कहती है कि फिर कूड़े के ढेर पर बैठ जाइए। वसंत कहता है, मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पांव नहीं रखने दो, मैं उनके पांव के पास उनके पास घंटों बैठ सकता हूं। अर्थात जो गरीब आपके घर आते हैं, आप उन्हें बाहर ही रखती हो, अर्थात उनके पैर भी
अगर फर्श पे पड़ जाते हैं तो तुम उन्हें 4 बार पोंछते हो, लेकिन मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। तब मधु हंसती है। वसंत कहता है, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में अपने जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहां तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक नहीं दी। अर्थात मैं उस प्रकार के इलाकों में रहा हूं जहां पर तुम देख करके ये कह सकती हो कि यहाँ कैसे रह सकते हैं। समझी? मधु स्वेटर बुनते हुए, पर अब तो आप विपन्न नहीं है, अर्थात अब तो आप गरीब नहीं है, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मुझे समझ में नहीं आता। वसंत कहता है, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूं? मधु कहती है, मैं कब कहती हूं आप गंदा हो? फिर बात बढ़ जाती है और वसंत खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर कहता है कि ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजारे थे और कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश नहीं मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूं। अगर ये गंदेपन की आदत है तो, अर्थात पहला कोई समय था जिस समय मैं गरीब था, तो उस समय मैं बहुत अधिक बार क्या करता था कि यानी एक बनियान को पहने हुए सप्ताह गुजर जाता, लेकिन आज मैं दिन में 2 बार बनियान धोता हूं। क्या ये मेरी सफाई नहीं है? मैं बदला नहीं हूं? मधु कहती है, मैं कब कहती हूं? वसंत कहता है कि स्वच्छता बुरी बात नहीं है, पर तुम तो हर चीज को सनक की दृष्टि से देखती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। फिर कमरे में घूमने लगता है और बनियान और तौलिए की कैद मैंने मान ली। अर्थात किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊं या गलती से तौलिया दूसरा ले लूं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूं। अर्थात मैंने आज उठा लिया तौलिया दूसरा, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं गंदा हूं। और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना, विषैली हंसी बिखेरना, ये कहां तक सही है? मुझे थोड़ी चुप हो जाती है। वसंत रेडियो के पास से, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों से इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। तुमने अपने आप को मिथ्या बंधनों से इतना जकड़ लिया है कि तुम्हें मेरा जरा सा खुलापन भी अखरता है। इस पंक्ति का क्या आशय है? ये पहली लाइन है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। उसी और निम्मो आती है। मधु क्या कहती है? बुनना छोड़ देती है। फिर यानी आपने फिर उसी और निम्मो की बात चलाई। वो कहता है कि आपने उसी और निम्मो, जो आपकी सहेलियां आई थी उनके बारे में, तब वो क्या कहती है कि आपने फिर उसी और निम्मो की बात चलाई। उसी और निम्मो, वसंत, हाँ, कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा, निम्मो आई नहीं तुम इतने दिनों से? कहने लगी, हमको चाची से डर लगता है। अर्थात हमें चाची से डर लगता है। मधु, मैं उन्हें खा जाती हूँ क्या? अर्थात मैं उन्हें खा तो नहीं जाती ना? वसंत, खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियां हैं। अर्थात आपका व्यवहार पसंद नहीं है। मधु, बच्चियां? और उन बच्चियों को मेरा व्यवहार पसंद नहीं है। वसंत कहता है कि उसके व्यंग्य को सुना अनसुना करके तिपाई पर बैठते हुए कहता है, हैराना स्वभाव है उनका। वे हंसेगी तो बेबाक किसी बात पर हंसेगी, और तुम्हें एटिकेट बस दबे दथे घुटे फिर अर्थात कि वो हंसेगी तो बिल्कुल खुल करके हंसेगी, और तुम उस आपकी हंसी में वो दिखावटीपन होगा। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है? जो आदमी जी भर के खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वो जीवन में क्या कर सकता है? चिंताओं और आपत्तियों के बंध में क्या कम है जो जीवन के शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिए जाए। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो, वैसा नहीं बोलो, इन आदेशों का कोई अंत भी है? अर्थात तुम बात बात में टोकती हो, कैसा मत करो, वो मत करो। फिर मधु चुप हो जाती है। वसंत कहता है, और फिर तुम्हारे शिष्टाचार में स्निग्धता कहाँ है, चिकनापन कहाँ है? आपका शिष्टाचार है, लेकिन ये बहुत अखरता है। तुम्हारे आने से पहले मैं देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे, मतलब एक ही रजाई में बैठ जाते थे।
जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर और एक ही रजाई में घुटने पर ओढ़े हुए 4-5 मित्र बैठे बैठे गप्पे चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही है, चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है और एक साथ चुस्कियां लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बहुत सा मालूम होता है, अर्थात वो कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हो। चिड़िया तक को फटकना नहीं देती तुम बिस्तर के पास। मैं तो इस तकल्लुफ से घुट जाता हूँ। आपकी जो ये परेशानी है, अर्थात आपकी जो ये आदत है, इससे मैं घुट जाता हूँ। और फिर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक करने लगता है। ये बात यहाँ तक हो जाती है। यहां पर एक प्रश्न बनता है कि वसंत और उनके मित्र अपना समय किस प्रकार बिताते थे। मधु कहती है कि मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल नहीं हो तो विवश होकर इससे मुझे काम लेना पड़ता है। अर्थात इसका यहां इस लाइन से क्या अर्थ है कि बसंत को बिल्कुल भी सफाई का ज्ञान नहीं है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? कितने हैं जो हमारी तरह पांव धोकर रजाई में बैठते हैं? वसंत कहता है, पांव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ ही किरकिरा कर देती है। अर्थात आप हर बार ये कहती हो कि ऐसा करके बैठो, वैसा करके बैठो। तब मधु कहती है, कुत्ता भी बैठता है तो दो मिलाकर बैठता है, अर्थात अपनी जगह साफ करके बैठता है। और मनुष्य स्वभाव से स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। फिर वो स्वेटर बुनने लग जाती है। वसंत, घृणा, यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु, ये आप कैसे कह सकते हैं? दोनों के बीच बात चलती है। वसंत कहता है कि तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने से, मेरे पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। जब मैं हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसीलिए उसी और नीमो डरती है आपसे, क्योंकि वो भी बेबाक और यहां पर खुशी से हंसती है। मधु स्वेटर को फेंक देती है, इतनी चिढ़ जाती है। आपने फिर इस उसी नीमो की कथा छेड़ दी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुछ समय का भी ध्यान होना चाहिए। बोला, हंसने का भी समय कुछ समय देख करके हंसना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उसी ने मेरे कान में चुटकी ले ली, नीमो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। वसंत, उसने कहा कि उसी ने जो काम किया, अर्थात आपकी आंखें बंद कर ली, वो एक प्यार था। उसने कहा कि परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है वो। मधु कहती है कि वो अशिष्ट और असभ्य है। मदन की वर्षगांठ के दिन वो सब आए थे। नीमो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक और। ये नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसार करके, और गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए थे। मतलब कि वो इतनी गंदी लग रही थी कि मैं साड़ी पहनी हुई थी तो उसके जो सैंडल थे वो मेरी साड़ी के समीप आ गए थे। और आप अशिष्टता की बात करते हैं कि शौक पसंद करें, तो मैं इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। जिस कोने में जिसे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं, उस मनुष्य का क्या पशुपन नहीं है? इस पर वसंत को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने, पशु तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए, था उसकी आत्मा ही मर जाए। मुझे यह सब पसंद नहीं, इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूं कितनी घृणा छिपी हुई है, और मुझे डर है कि किसी दिन सचमुच मैं पशु नहीं बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहता इस दलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाह करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। मधु, भरे हुए गले से आप नाहक हर बात को हर ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं। मैं स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूं, पर आपको मुझसे जरूर घृणा हो गई है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूं क्यों कर ली। यही भी जानती हूं कि विवाह के लिए आपको तैयार हो जाना
ये नहीं बताना कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक पर या मेरे स्वभाव पर। उसने कहा कि आपको मुझसे शादी करने पर भी एतराज था। वसंत कहता है कि तुम ये क्या बात कह रही हो? मधु कहता है, हाँ, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित रहना सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रवाल बिखर गए हैं, विफल हो गए हैं। मेरे जो प्रयास तो थे, मेरे प्रयास है वो विफल हो गए हैं। आपको इस गंदगी और इस अव्यवस्था से सुख मिलता है, आपको मेरी व्यवस्था और मेरी सफाई भी बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूंगी, मैं आज ही चली जाऊंगी। और वो खड़ी हो जाती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। वसंत जल्दी से आकर के चौका उठाता है। मतलब इस बात चलती है तो क्या है कि फोन आ जाता है। अब फोन आता है तो मोबाइल फोन उठाता है वसंत। वसंत का हेलो हेलो। हाँ, मधु नौकरानी को आवाज देते हुए, मंगला। अब मंगला क्या करती है, स्नान करके और दरवाजे से आती है। हाँ जी बीवी जी, मंगला कहती है। मंगला उनकी नौकरानी कौन है? मंगला है। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर, मेरा ट्रक इस कमरे में ले आओ, मेरा जो ट्रंक है, मेरा जो सामान है वो इस कमरे में ले आओ। बीवी जी आप? उसने कहा कि हाँ, मैं जो कहती हूँ उठा के ले आओ। मंगला चली जाती है और वसंत जी बहुत अच्छा कहते हुए चौका रख देता है और हंसता हुआ आता है। वो क्या करता है कि मोबाइल पर बात होती है, फोन पर बात होती है, बात करके फिर वो बाहर आता है। वसंत, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो, मुझे पहले गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। और वो हंसता है, फिर पर्दा गिर जाता है। एक अर्थात एक जो सीन है, एक दृश्य है, वो यही समाप्त हो जाता है। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। अर्थात ये तो घर का दृश्य था। अब वो क्या होता है, कुछ क्षण बाद फिर पर्दा उठता है, कमरा वही है, सामान वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहां मेज थी वहां पर पलंग बिछा हुआ है, टेलीफोन उसके सिराने है, टीपाई पर रखा हुआ है, मेज जो है वो ड्रेसिंग टेबल की जगह पर चला गया है, श्रृंगार मेज अपनी कुर्सी के साथ साथ दाएं कोने में सरक गई है। अर्थात थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है। और पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर दीवार के सहारे अन्यमनस्क सी आधी बैठी हुई है, आधी लेटी हुई है। कुछ क्षण बाद वे कैलेंडर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है। नवंबर से जनवरी आ गया और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद एक बार देख, बाहर का दरवाजा खुला है और तीखी और अंदर हवा आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज देती है, मंगला मंगला। अर्थात 2 महीने बाद हम देख रहे हैं। अब वो नवंबर का महीना था और नवंबर के बाद अब ये वापस जनवरी की बात है। अब इतने दिनों में क्या कुछ घटित हुआ इसके बारे में देखिए। मंगला कहते, लेकिन आवाज इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला आती है। मंगला, बीवी जी आप यह उदास उदास क्यों हैं? मधु, मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, सिर्फ हवा आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करती थी। मेरी बात का उत्तर नहीं दिया बीबी जी, आप उदास क्यों हैं? यो ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। और कोई पत्र आया बाबूजी का? मंगला कहती है कि कोई पत्र आया क्या? मधु, आया था शायद आज कल में आ जाए। मंगला, तो फिर? थोड़ी हंस करके, तबीयत कुछ भारी भारी सी लग रही है, शायद सर्दी के कारण। और वो दरवाजे पर क्या होता है कि दस्तक होती है, दरवाजे पर कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है और दरवाजे पर ऐसा लगता है कोई आया है। उठकर, कौन? शुरो, बाहर से दरवाजा तो खोलो। मंगला, जरा किवाड़ खोलना। मंगला किवाड़ खोलती है। सूरो और चिंती आ जाती है। दरवाजे में कौन प्रवेश करती है? सूरो और चिंती। मधु, रजाई, अरे सूरो, चिंती तुम यहाँ कैसे? कि आज ही सवेरे यहाँ होती है। चिंती कहती है कि माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चलें। अच्छा, ठहरी कहाँ हो? चिंती कहती, कन्नौट प्लेस में मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आओ तो मेरे पास आना। तब मधु कहती, मुझे पत्र तक नहीं लिखा, इतने दिनों से मैं कह रही थी दिल्ली आओ तो मेरे पास भी आना। शुरू कहती, सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई है। माताजी कहती थी कि कुतुब मीनार तो बाद में देखेंगे, कुतुब मीनार भी देखना है। चिंती, मैंने कहा तुम कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। चिंती कहती है, कुतुब मीनार एक तरफ है, मधु बहन एक तरफ है। मधु कहा लगाती हंसती है। शुरू,
फिर 2 घंटे में मारी मारी फिर रही है और तुम्हारी तलाश में। शुरू कहती है कि और फिर वो, लेकिन पता तो मेरा आपको पता ही था। चिंती, सूरोबेन भूल गई। इन्होंने तांगे वाले को भैरों के मंदिर चलने के लिए कह दिया और वो भैरों के मंदिर ले गए। आश्चर्य से, भैरों का मंदिर? चिंती, हाँ, वो स्नान गृह का मुंह ने देखा हो मिस्टर गिरजे के पास। और जोर से हंसने लगती है। वापस आई, फिर वो क्या करती है, और तांगे वाले ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30,000 गिरजे के पास। बरसती रहती है और मालूम होता है जैसे उसने कहा कि हम आपका घर पाने के लिए तांगे वाले से या इक्के वाले से जब हमने कहा तो वो कभी कहीं ले गया कभी कहीं ले गया। चिंती अपनी बात जारी रखते, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली शुरू, और तब पता चला कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारे पास में ही था, अर्थात हम इस प्रकार आए। मधु, तो तुम लोग भी? मैं कहती हूँ। वो जोर से हंसती है। ये इतना हंसना तुमने कहां से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। ये इतना हंसना कहां से सीख गई? इस पंक्ति से क्या से? भाई साहब ने सिखा दिया इतना जोर से। कहाँ है वे? मधु, बनारस गए हैं 2 महीने से, अर्थात नवंबर में गए और जनवरी का महीना चल रहा है। वहां के फार्म का मैनेजर है, बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाए। चिंती, अच्छे तो हैं? मधु, हाँ अच्छे हैं, मौज में है, लेकिन तुम खड़ी क्यों? इधर आओ बिस्तर में। मंगला और वो क्या करती, सूरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती है। अरे कुर्सियां छोड़ो, बस चली आओ इधर। पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर, अर्थात हम तीनों एक साथ ही बैठते हैं। शुरू, लेकिन हमारे पाँव तो वो धोए हुए नहीं है, मैं धो नहीं सकती इन्हें। अरे क्या हुआ तो तुम्हारे पाँव को? जुराबे तो पहन रखी है तुमने। चिंती, पर तुम्हारे बिस्तर गंदे हो जाएंगे। पहले की बात याद आती है। मधु, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ। ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा आ रही है। मंगला आती है। मंगला, आपने आवाज दी थी बीबी जी। मंगला कहती है, हाँ मंगला, चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटने पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है। सुरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। सुरो कहती है। मधु, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ। चिंती, वह है लम सलमा लमटीक सा आदमी, और जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि पुष्पा जैसी मोटे मुटल्लों से प्रेम हुआ भी तो कैसे। मधु, मैं और इस बात पर हैरान हूं कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उनकी मनुष्यत दिखती है उसे। मंगला उसी समय क्या करती है, वो कहती है उनकी जो सहेली है, उस सहेली की बातें होती है। उनकी एक सहेली है पुष्पा की शादी के बारे में। तब वो कहती है कि उन्हें कैसे पसंद आया, क्या हुआ। मंगला, कहाँ लगाऊं बीबी जी? मधु, वहां पर मेज पर रख दो, एक एक प्याला बनाकर हमें दे दो। ये तिपाई सरका कर इस पर बिस्कुट रख दो। सूरो कहती है कि मधु, अरे उठाकर कहाँ जाओगी? उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका, अर्थात चाय का मजा क्या रहेगा। चिंती हल्के से प्रयास करती है और क्रोध से, मधु हटाओ भी, अब यहीं बैठी रहो, अर्थात कि अब आपको उठ करके उधर जाने की जरूरत नहीं है। चिंती कहती, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने इन सिद्धांतों को बदल लिए। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती हो, और बिस्तर पर ही खाना भी फरमाती हो, नौश परोसती हो। सुरो, कहां तो ये पानी की गिलास भी पीना डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहां आज का, अर्थात तुम कितनी बदल चुकी हो। मधु, अरे क्या रखा है इन तकल्लुफ में, अर्थात ये दिखावा में क्या रखा है, सच कहो। इस समय किसका जी चाहता है कि नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए। लो बिस्कुट लो, चाय लो, उठाओ, ठंडी हो रही है। चाय के प्याले उठा लेती है और वो आपस में बातें करते करते चाय पीती है। फिर सुरो पूछती है, अगर चाय बिस्तर से गिर जाए मधु, तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है। फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाले दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज सुख आराम को तो नहीं छोड़ सकता। अर्थात कोई मान लो आदमी को ये लगता है कि ये
आदमी गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या वो सुख आराम को छोड़ देगा? सुरो, सुख आराम तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। चिंती कहते और फिर सभ्यता संस्कृति वो कहाँ गई? मधु कहते मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। इससे क्या है? ये लाइन देखिए, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। पंक्ति से क्या आशय? ये दूसरी पंक्ति, सोसाइटी के एक ही वर्ग के लिए दूसरे वर्ग सदैव असभ्य और सुसंस्कृत रहेगा। फिर कहां तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागेगा? सुरो, अरे तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? मधु, नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? मध्य का मार्ग क्यों नहीं अपनाए? अर्थात आदमी को न तो ज्यादा दिखावे करना चाहिए और न ज्यादा लोभ होना चाहिए, बीच में मध्यम चले। न इतना खुले में बर्बर दिखाई दे और न इतना बंधे की शन की हो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि वीणा जो होती है, वीणा की जो तार होते हैं उनको इतना ढीला भी नहीं छोड़े कि जिनसे आवाज नहीं निकले, और इतना अधिक भी नहीं कसे कि वो टूट जाए, अर्थात मध्यम श्रेणी में रखे। सुरो, महात्मा बुद्ध, ये तुम्हें क्या हो गया है? सदियों पुराने सलेगड़े विचारों को तुम आज फिर सभ्यता पर लादना चाहती हो कि उसने मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम नहीं देंगे और कल के परसों काम नहीं देंगे, जैसा बर्नार्ड शॉ ने कहा है। मधु, बर्नार्ड शॉ, हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी हो? मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। सुरो, चिंती, बस भैया अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई है, हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुलवा दो। मधु, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। सुरो, नहीं मधु अब नहीं चलेगा, अब हम जाएंगे। और वो क्या करती है, वहां से सब लोग परेशान हो रहे हैं। हमने कहा था कि हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते ही आते 2 घंटे लग गए। चिंती कहते स्नान गृह किधर है? स्नान गृह किधर है? उसने कहा हम वहीं हाथ धोते हैं। मधु, अरे क्या धोगी सर्दी में हाथ? नहीं भाई, हम तो उधर जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं हाथ। मधु, तो मरो, जाओ। मंगला, इनके हाथ धुलवा दो। सुरो बाथरूम की जब जाती है। अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी? इधर बरामदे में ही धो लो। खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती है। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सुरो गीले हाथ लिए वापस आकर के, तौलिया कहाँ है? गीले हाथ है तो फिर के तौलिया कहाँ है? मधु, तौलिया नहीं दे गई मंगला। अच्छा वहां से ले लो जो खूंटी पर टंगा है। सुरो, अरे मधु तुम भली बात ही जानती हो। मधु, हाँ मंगला, इससे अंदर आकर के तौलिया से हाथ धुला हुआ कोई तौलिया ला दो। चिंती भी हाथ गीले लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पहुंचती है। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पहुंचकर वो तौलिया वहीं रख देती है। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यही। सुरो ने हाँ ठीक है। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ न करो, बैठी रहो आप गर्म लिहाज में। दरवाजा बंद किया जाती है, बर्फ सी हवा आती है और अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाजा बंद करके चली जाती है और कहती है कि मधु मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला प्याला बनाकर देती है। ये कौन थी बीबी जी? उसने कहा कि मेरी सहेलियां थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी, हॉस्टल में भी साथ साथ रहा करती थी। मंगला, जी बीबी जी। मधु, मंगला जी मेरी ओर देखकर बता दो, क्या मैं सचमुच में बदल गई हूँ? मंगला, हाँ। मधु, मेरी सहेलियां कहती है कि मैं बदल गई हूँ, और मेरी जरा देख करके बता क्या वास्तव में मैं बदल चुकी हूँ? आगे का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे और उसमें जो मुख्य मुख्य प्रश्न है उनका एक अलग से वीडियो बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।